मित्रों नमस्कार। अपने आज के वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करते हैं गुजरात चुनाव की। गुजरात चुनाव का आखिरी दौर आ गया है। पहले दौर की वोटिंग के लिए जो 1 दिसंबर को होनी है, मात्र 2 दिन ही बचे हैं। आज 27 तारीख है और 29 तारीख को जो है, यानी परसों 5 बजे प्रचार रुक जाएगा और दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो 5 तारीख को होगी। तो साथियों, पहले चरण के लिए ये आखिरी दौर है और सभी बड़े नेता, मोदी भी पहुंचे हुए हैं, केजरीवाल भी पहुंचे हुए हैं। तो एक आकलन कर लेते हैं कि स्टेक्स क्या हैं और परिस्थिति क्या नज़र आ रही है, किसको कितनी सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। साथियों, पहले तो एक बार सीटों की चर्चा करते हैं। तो ये बहुत साफ लग रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। 1995 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी और उसके बाद से बीजेपी की सरकार बनना लगातार जारी है और इस बार भी बीजेपी की सरकार बनती हुई वहाँ पर नज़र आ रही है। और क्योंकि विपक्ष इस बार थोड़ा बिखरा हुआ है, पहले वहाँ पर सीधी लड़ाई होती थी बीजेपी और कांग्रेस में, तो पिछली चुनाव में तो कांग्रेस ने अच्छी फाइट दी थी बीजेपी को। तो इस बार विपक्ष के बिखरे होने के कारण बीजेपी का रास्ता थोड़ा आसान भी दिखता है और सीटें जो हैं वो 130 के आसपास दिखती हैं कम से कम। और जो मेरा आकलन है कि 130-40 के आसपास सीटें आएंगी। एग्जैक्ट सीटें तो बताई नहीं जा सकती, लेकिन 130-40 के आसपास सीटें आती हुई दिखती हैं। और कांग्रेस को जो है वो 25 सीटों के आसपास की स्थिति दिख रही है और आम आदमी पार्टी को 10 से 15 के बीच में सीटें दिख रही हैं। 10 के आसपास मानिए, 2-3 सीटें नीचे भी हो सकती हैं, ऊपर भी हो सकती हैं। तो कुल जमा जो गुजरात की स्थिति है वो ये है। और अगर गुजरात में इस तरह के परिणाम आते हैं तो किस पार्टी के क्या लाभ या नुकसान होंगे, वो भी इसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव जो है वो मेक और ब्रेक का चुनाव है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अरविंद केजरीवाल जब गुजरात गए तो उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार बन रही है और ये दावा उनका अब तक जारी है कि उनकी सरकार बन रही है। और इसके लिए उन्होंने शुरू में खासा पैसा भी फूंका, वहाँ के मीडिया में चारों तरफ एक माहौल खड़ा करने में उन्होंने कामयाबी पाई और उसमें पैसे का यूज़ किया गया। पंजाब का जो प्रचार का खर्च होता है उसको वहाँ पर यूज़ किया गया। पंजाब का जो एडवर्टीज़मेंट का बजट है उसको गुजरात के अखबारों में खर्च किया गया और उससे एक माहौल बनाया गया। अब पंजाब का क्या ताल्लुक़ है गुजरात से, पंजाब के लोगों का क्या ताल्लुक़ है गुजरात से, या गुजरात के लोगों का क्या ताल्लुक़ है पंजाब से? डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक देश के हम लोग वासी हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उससे वो एक माहौल बनाने में जो है कामयाब हो गए, लेकिन वो माहौल को सस्टेन नहीं कर पाए और चुनाव की तारीख आते आते तक वो पूरा का पूरा जो उनका कैंपेन था वो डिफ्लेट कर गया। उनके टायर से हवा निकल गई और वो अब बिना हवा का टायर बन के गाड़ी वहीं की वहीं रुक गई। पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जिसमें भगवंत मान जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं और 10 लोग नहीं हैं वहाँ पे, और जितनी गाड़ियाँ उनके काफ़िले में थी उतने लोग सड़क पर नहीं थे। तो ये स्थिति एक तरह से हो गई और वो साफ इशारा कर रही है कि कितनी सीटें उनको आने वाली हैं। तो मेक और ब्रेक मैं क्यों कह रहा हूँ? मेक और ब्रेक केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी का है। आप अगर दावा करते हैं और उसके आसपास नहीं पहुंच पाते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आपकी बात पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए। और किसी भी नेता को, मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है, किसी भी नेता को चुनाव हारते जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिबिलिटी लॉस नहीं होना चाहिए। और वो क्रेडिबिलिटी लॉस जो है, जैसे मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो क्रेडिबिलिटी लॉस की आ रही है। कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है आप जो बात बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। वही क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम जो है वो केजरीवाल को आने वाला है गुजरात के बाद, कि आपके दावे बड़े बड़े होते हैं। आपका जैसे ऊंची दुकान और फीका पकवान, दुकान तो बहुत ऊंची लगा लेते हैं आप, पकवान आपका फीका ही होता है। तो ये प्रॉब्लम केजरीवाल को आने वाली है। उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यही रहने वाला है इस चुनाव में। हालांकि अगर वो 6-7% वोट पा लेते हैं तो उनकी पार्टी नेशनल पार्टी हो जाएगी, वो एक अलग बात है। उनकी पार्टी नेशनल पार्टी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितने बड़े दावे किए थे उसके अनुरूप उनके परिणाम आते हुए नज़र नहीं आ रहे गुजरात में, और इसके लॉन्ग पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी होंगे। और केजरीवाल जी को अपनी पूरी स्ट्रेटजी के बारे में एक बार फिर से सोचना होगा कि कितनी जल्दी उनको प्रधानमंत्री का रास्ता तय करना है और उसके लिए कितने झूठ बोलने हैं, वो उनको लाभ पहुंचा भी रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे। तो ये तो केजरीवाल जी की बात हुई। दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग कांग्रेस पार्टी की।
इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी पर यह तोहमत लगने वाली है कि वो चुनाव को ही सीरियसली नहीं लड़ रही है। परिणाम तो जो आएगा सो आएगा, लेकिन वो चुनाव ही सीरियसली नहीं लड़ रही है। आज की डेट में उनको इन मुद्दों पर कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती है। चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मर्जी है, जैसे मर्जी लड़ें। लेकिन पोस्ट पोल में जो एनालिसिस होगा वो गहरा एनालिसिस होता है, और उसमें हर पार्टी की खूबी और खामी का जो है वो मीडिया जो है वो पूरा विश्लेषण करता है। और उसमें ये कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगने वाला है कि कांग्रेस पूरे दम से चुनाव नहीं लड़ रही है। क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ राहुल गांधी गए, एक दिन गए, 2 रैलियाँ की अब तक, और ना वहाँ जो पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं खड़गे जी, वो ही नहीं गए। भैया, आप पहले ही कंसीड कर रहे हो कि हमारे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मतलब आप कैसे पार्टी रन करोगे? आपने मान लिया कि हम जाएं या ना जाएं, गुजरात में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और आप दम लगाने को भी तैयार नहीं हो। तो इससे सिर्फ नेगेटिविटी ही झलकती है आपकी चुनावों को लेकर, चुनाव लड़ने को लेकर, आपकी स्ट्रेटजी को लेकर। कोई पॉजिटिविटी नहीं आती है कि राहुल जी नहीं गए, बहुत अच्छा हुआ गुजरात में, खड़गे जी नहीं गए, बहुत अच्छा हुआ चुनाव में। तो ये चुनाव में लोग सिर्फ यही कहेंगे आप जाते तो 5, 7, 10 सीटें बढ़ा ही लेते। कोई ये नहीं कहेगा कि आप जाते तो सीटें घटती। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क कांग्रेस पर लगने वाला है, खास तौर से राहुल जी पर। और मैं आपको बता दूं कि जिस स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस ने गांधी परिवार से बाहर एक अध्यक्ष खड़ा किया था, उस पर भी कांटा लगने वाला है। ये स्ट्रेटजी नाकामयाब है, क्योंकि अल्टीमेटली अध्यक्ष आपके कुछ तो नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ आपका मुंह देख रहे हैं। जो आप ऑर्डर देंगे उनको वो अपने कागज पर पास कर देंगे। तो आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको ही, मतलब आप अपनी खटिया को ठीक से बांध नहीं पा रहे हैं। सारे आपकी मोटर गाड़ी के पेच जो हैं वो ढीले हो चुके हैं, आप पेच ही नहीं कस पा रहे हैं। पेच तो कस लीजिए, उनको ठीक से चला तो लीजिए गाड़ी को। रिजल्ट जो आएगा देखा जाएगा। हो सकता है आप इस रेस में जीत ना पाएँ, लेकिन ये तो कोई नहीं कहेगा ना कि आपकी गाड़ी ही जो है वो उसके पेच ही ढीले हैं। आपकी गाड़ी चल ही नहीं पा रही है, रास्ते में पंचर हो रही है, पहिया बाहर निकल के गिर रहा है, कभी उसका सस्पेंशन वीक हो जाता है, कभी उसके टायर की हवा निकल जाती है, टायर में हवा भरने की कोई जगह ही नहीं है। मतलब इस तरह की चीज़ें आप देखने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब तीसरी बात करते हैं कि तीसरी पार्टी रह गई बीजेपी। भैया, जीतने नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। जीतने वाले, जीत का कोई विकल्प नहीं है, जीतने वाले की जय जयकार। इसका जो सही अर्थ किया जाए तो यही है, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। जीतने वाले की जय जयकार, उसके सारे अवगुण छुप जाते हैं। इसके ऊपर एक पंजाबी में भी कहावत है, जिसके घर दाने वो कमले भी सियाणे। जिसके घर दाने होते हैं, दाने मतलब जिसके घर अनाज है खाने को और वो आराम से रह रहा है, वो चाहे कमला हो, बेवकूफ़ हो, उसको सियाना ही कहा जाता है। ठीक है ना? तो जो जीतता है उसको समझदार ही कहा जाता है, जो हारता है उसी के अवगुण, उसी की बेवकूफ़ी, उसी को ही नासमझ कहा जाता है। तो बीजेपी तो जीत रही है, उसके अवगुण क्या निकाले जाएं? और बीजेपी अगर इतने मार्जिन से जीत रही है तो निश्चित रूप से उसे इसका लाभ होगा। क्या लाभ होगा? उसने, ये मैं मानता हूँ, गुजरात और हिमाचल का चुनाव जो है 2024 के सेमीफाइनल का पहला पार्ट है, और इस पहले पार्ट में उसने जीत हासिल करके अपनी गति बना ली। अब अगली बार अगले साल उन स्टेट के चुनाव हैं जहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उसका कुछ असर पड़ेगा, और भी कुछ 2-3 राज्य हैं, तो उससे बीजेपी और गति पकड़ेगी। तो एक साइकोलॉजिकल जो नैरेटिव बनेगा वो ये बनेगा कि 2024 में बीजेपी जीत रही है, तो उसका वो लाभ उठाएंगे। नैरेटिव से ही जो वोट फ्लूइड होता है ना, जिसका मन नहीं बना हुआ है कि मुझे कांग्रेस को वोट करना है, बीजेपी को करना है, वो उसी तरफ झुक जाता है जिस तरफ वो देखता है कि इसका माहौल चल रहा है। तो जो फ्लूइड वेट है 10%, 15%, वो तो बीजेपी की तरफ वैसे ही मुड़ जाएगा। तो इसलिए भी आपको गुजरात का चुनाव दम लगा के लड़ना चाहिए था, लेकिन उनको गुजरात के चुनाव की कोई चिंता नहीं है, उनको भारत जोड़ो की चिंता है। भारत जोड़ो में वो लगे हुए हैं ना, उसको उस तरह का कोई कवरेज मिल पाता है, क्योंकि गुजरात और हिमाचल के चुनाव चल रहे हैं। चैनल को चुनाव से जितना अट्रैक्ट होता है जो व्यूअर है, टीवी का व्यूअर, उतना वो भारत यात्रा से थोड़ी अट्रैक्ट हो रहा है। चुनाव एक ऐसा समय होता है जब माना जाता है कि आप अपनी व्यूअरशिप को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो भैया, नई चीज़ों के तहत, नई टेक्नोलॉजी के तहत, नई सोच के तहत, नए युवा वर्ग के तहत वो कैसे रिएक्ट करता है, आपको भी अपनी पार्टी की स्ट्रेटजीज वैसे ही बनानी है। अगर आप इन दिनों में गुजरात में रहते तो लोग खूब आपको देखते, भारत जोड़ो यात्रा से भी लोग आपके साथ जुड़ते, से ज़्यादा लोग जुड़ते, लेकिन आप भारत जोड़ो यात्रा में मग्न हैं। तो ठीक है, तो अपना आकलन जो है वो ये है कि केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। ये चुनाव में जीत तो वो नहीं रहे हैं, ये तय है।
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी को लेकर क्वेश्चन मार्क लगने वाले हैं कि वो भी नहीं जीत रहे हैं। और अगर कहीं वो केजरीवाल से नीचे चले गए, जैसा एक बार केजरीवाल ने माहौल बना लिया था, अभी तो वो माहौल उतना नहीं लगता है, कांग्रेस ही दूसरे नंबर पर लगती है, लेकिन एक बार लगा लिया था, और अगर कहीं आसपास दोनों पार्टियां खड़ी हो गई, एक एक हम संभावना मानते हैं इस बात की, अगर 1% भी ये होता है तो कांग्रेस की बहुत जो है जवाब देना जनता को मुश्किल हो जाएगा। जनता के मन से और कांग्रेस को प्रॉब्लम हो जाएगी, जनता के मन से और हटेगी कांग्रेस। और बीजेपी तो अपना 2024 का मोमेंटम बना रही है, 2024 में वो जीतती है तो आप एक तरह से समझिए कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारतीय राजनीति पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। 5 साल 10-15 साल वो उन्होंने 1998 से लेके 2014 तक राज किया स्टेट में एज ए मुख्यमंत्री। तो 16 साल वहाँ और 15 साल यहाँ, 31 साल तो देश में किसी ने, एक व्यक्ति ने राज नहीं किया है स्टेट या सेंटर पर। जवाहरलाल नेहरू जी को अगर कंपेयर किया जाए तो वो भी 1947 से ही अगर उनका राज मान लिया जाए, या 1946 से ही जब थोड़ा सा पावर का हस्तांतरण किया गया था, तो भी वो 1964 तक रहे। तो 14 और 3 17-18 साल उन्होंने राज किया। तो मोदी जी हटने वाले नहीं हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर 2024 मोदी जी जीत गए और उनकी सेहत अगर अच्छी रही तो मोदी जी ये सीट 2029 में भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसी उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, ऐसी उनकी मनस्थिति बता रही है, जैसा वो बोल रहे हैं। तो साथियों, ये था गुजरात के इलेक्शन का मेरा विश्लेषण कि गुजरात के इलेक्शन पर इस तरह से अब परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये आकलन, मेरा ये एनालिसिस, विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएं। बेल दबाने से ही सूचनाएं आप तक पहुंचेगी। साथियों, नमस्कार।